अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, डायरेक्ट हमने कर लिया था। अब हम इसकी असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसकी जो हमने बेयर एक्ट पे पढ़ा है तकरीबन वही इसकी असाइनमेंट है। इसलिए हम इसको जल्दी से कर लेंगे क्योंकि मैंने बेयर एक्ट पे आपको बड़ी डिटेल से सारा समझाया है। ठीक है, तो इधर अब बड़ा ही आपके लिए इजी होगा। बस मैंने कह लें कि थोड़ी सी इजी वर्डिंग में करके ना आपके लिए असाइनमेंट बना दी है। बाकी सारी वही वर्डिंग है जो बेयर एक्ट पे पहले हमने पढ़ ली हुई है। ठीक है जी, तो आइए जी पढ़ते हैं इसकी असाइनमेंट को। सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, जैसा कि मैंने डायरेक्ट में आपको बताया था और पढ़ा था हमने। सेक्शन 15 टू 23 है सिविल प्रोसीजर कोड का। मीनिंग है टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन के। वो कह रहे हैं टेरिटरी ओवर विच ए गवर्नमेंट और कोर्ट है यूरिसडिक्शन। वो टेरिटरी जिस पे गवर्नमेंट की या किसी कोर्ट की यूरिसडिक्शन होती है उसको हम उसको इलाकाई कह लें कि यूरिसडिक्शन कहते हैं। जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल सेक्शन 15 में है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। वो कह रहे हैं हर सूट जो है ना वो इंस्टीट्यूट किया जाएगा इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। सबसे लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में जो कि कॉम्पिटेंट भी है ट्राई करने की, जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट में बता दिया था। इसका बड़ी डिटेल से मैंने आपको डिस्कस किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट वो हेडिंग क्या है कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स सूट्स। सेक्शन 16 है सीपीसी में कि मुख्तलिफ जो सूट्स हैं उनकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस क्या है और हम कहाँ पर सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये मैंने आपके लिए इजी वर्डिंग में करके और आपके लिए कह लें कि कॉम्प्रिहेंसिव करके एक जगह पर जो है ना उसको लिख दिया है कि अगर ये वाला सूट होगा तो कहाँ पर लाई करेगा और ये वाला सूट होगा तो कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, वो कह रहे हैं सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स सिचुएट इन पाकिस्तान। कोई भी सूट जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का है विद या विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स है जो कि प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है पाकिस्तान में। शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट, उसको इंस्टीट्यूट किया जाएगा उस कोर्ट में विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज यूरिसडिक्शन, उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स में जिसकी यूरिसडिक्शन में द प्रॉपर्टी सिचुएट, यानी कि प्रॉपर्टी जहाँ पर सिचुएट कर रही है। ठीक है, उस कोर्ट के यूरिसडिक्शन में जो है ना वो सूट फाइल किया जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का, चाहे वो रेंट के साथ है और प्रॉफिट्स के या रेंट के बगैर और प्रॉफिट्स के बगैर है। ठीक है, अब सेकंड इसकी सेकंड सूट जो है वो कह रहे हैं सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पार्टीशन का जो सूट है, ठीक है, जॉइंट प्रॉपर्टी में शेयर्स हैं, उसके सूट के कहाँ पर फाइल किया जाएगा। वो कह रहे हैं सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में सिचुएट कर रही है। ये वाली वर्डिंग आपने नोट कर लेनी है, ऊपर वाले हेडिंग में भी और नीचे भी, कि प्रॉपर्टी जो है पाकिस्तान में सिचुएट कर रही हो। शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट, उसको इंस्टीट्यूट किया जाएगा उस कोर्ट में विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज यूरिसडिक्शन प्रॉपर्टी सिचुएट। ठीक है, सेम ऊपर वाले सूट की तरह पार्टीशन का सूट भी वहाँ पर फाइल किया जाएगा जिसकी लोकल लिमिट्स में जो है ना प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है। आगे थर्ड हेडिंग है इसकी। थर्ड सूट जो है वो कह रहे हैं सूट फॉर फोरक्लोजर, फोरक्लोजर का सूट, सेल, सेल का, रिडम्पशन का, और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, या इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज है उसका सूट, वो कहाँ पर फाइल किया जाएगा। ये हमने बड़ी डिटेल से डायरेक्ट में पढ़ा था। ठीक है, आप हमारा लेक्चर निकाल के देख सकते हैं डायरेक्ट वाला। इसका पार्ट 1 है जो कि फोरक्लोजर क्या है, सेल क्या है, रिडम्पशन क्या है और किस तरह उनका सूट होता है। ये मैं हमने बड़ी डिटेल से वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। वो कह रहे हैं सूट फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन, कोई भी सूट जो कि फोरक्लोजर का है, सेल का है या रिडम्पशन का है, इन केस ऑफ मॉर्टगेज, मॉर्टगेज की सूरत में, और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई चार्ज है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर में बी फाइल्ड, उसको फाइल हम कर सकते हैं आइदर कहाँ कहाँ पर, इन द कोर्ट इन हुज यूरिसडिक्शन प्रॉपर्टी सिचुएट, उस कोर्ट में जिसकी यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है। पिछली वाली दो हेडिंग्स की तरह सबसे पहले तो वहाँ पर फाइल हो सकता है। सेकंड वगैरह इन द कोर्ट इन हुज यूरिसडिक्शन काज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइज। ठीक है, यानी जिस कोर्ट की यूरिसडिक्शन में काज ऑफ एक्शन होली या पार्टली अराइज हुई है। थर्ड वन वो कह रहे हैं इन द कोर्ट इन हुज यूरिसडिक्शन डिफेंडेंट, उस कोर्ट में भी किया जा सकता है जिसकी कोर्ट में डिफेंडेंट जो है वो रिजाइड कर रहा है, कैरीज ऑन बिजनेस, अपना कोई बिजनेस कैरी कर रहा है, और पर्सनली वर्क फॉर गेन, या कोई भी अपने मुनाफे के लिए काम कर रहा है। ठीक है,
होता है कहीं पर वो रहाइश भी कहीं और जगह पर होते हैं, अपना बिजनेस वगैरह कहीं और जगह पर वो रन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर टेम्परेरीली वो कह रहे हैं रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी वो कह रहे हैं सूट फाइल हो सकता है। इसके बाद वो कह रहे हैं सूट फॉर टर्मिनेशन ऑफ अदर राइट टू इम और प्रॉपर्टी। सूट जो है इसके अलावा जो इम और प्रॉपर्टी के राइट्स हैं जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, उनकी टर्मिनेशन का सूट का कहाँ पर फाइल किया जाएगा। वो कह रहे हैं ऑल टाइप्स ऑफ सूट्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ अदर राइट, वो तमाम किस्म के सूट जो कि अदर राइट इमो प्रॉपर्टी के रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल मसलन कौन कौन से हो सकते हैं, रेंट हो सकता है, पोजेशन के हवाले से हो सकता है इमो प्रॉपर्टी की, और इंटरेस्ट इन इमोवल प्रॉपर्टी, या कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है इन इमोवल प्रॉपर्टी के हवाले से। शैल बी फाइल्ड, उसको कहाँ पर फाइल किया जाएगा, लाजमी तौर पर फाइल किया जाएगा इन द कोर्ट इन हुज यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएट, जिसकी यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी जो है ना वो सिचुएट कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट सूट जो है वो कह रहे हैं सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से हम कोई रॉन्ग डन करते हैं, यानी कि टॉर्ट डैमेजेस की सूरत में जो होता है, ठीक है, तो फिर हम कहाँ पर सूट फाइल करेंगे कि रॉन्गफुल पोजेशन में जो है ना हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को रखा हुआ था, सही है, उसके लिए हम कह लें कि उससे कोई हमने रॉन्ग डन किया है, कोई तोड़ फोड़ कर दी है, कोई ख़राब कर दी है ज़मीन, ठीक है, तो फिर हम कहाँ पर फाइल करेंगे। कह रहे हैं इट इज़ फाइल्ड एट द ऑप्शन ऑफ प्लांटिफ इन टॉर्ट केसेस, ये प्लांटिफ के ऑप्शन पर होता है, टॉर्ट केसेस में होता है और प्लांटिफ के ऑप्शन पर होता है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है वो कहाँ पर फाइल करना चाहता है। इन द कोर्ट इन हुज यूरिसडिक्शन, यानी प्लांटिफ के ऑप्शन पर वो उस कोर्ट में फाइल करेगा जिस कोर्ट की यूरिसडिक्शन में आइदर द प्रॉपर्टी सिचुएट, या तो प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है इमोवल प्रॉपर्टी, या द डिफाइनर रिजाइड्स कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, ठीक है, और या वेयर काज ऑफ एक्शन पार्टली और होली अराइज, यहाँ पर काज ऑफ एक्शन जो है ना पार्टली या होली अराइज हुई है, ठीक है। ये हम इसको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने बेयर एक्ट में बड़ी डिटेल से इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, तो आप हमारा लेक्चर वो निकाल के देख सकते हैं अगर आपको कोई भी वर्डिंग या कोई भी चीज़ जो है उसमें परेशानी आ रही है। बाकी तकरीबन सेम वर्डिंग है, बस मैंने आपके लिए आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है करके, और उसको कह लें कि स्पेसिफिक पॉइंट्स में बनाया हुआ है ताकि आपको क्लियर हो जाए हर चीज़। आगे सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हमने पीछे 5 जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के पढ़े हैं। अगर वो कह रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है रिकवरी का, तो वो कहाँ पर फाइल किया जाएगा। वो कह रहे हैं वेयर सूट ब्रॉड फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई भी सूट हम लेके आते हैं किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का, एक्चुअली अंडर डिस्टेंट और अटैचमेंट, जिसको हम अटैच कर रहे हैं या डिस्टेंट है, सही है, जब्त कर रहे हैं, इट इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट, उसको उस कोर्ट में फाइल किया जाएगा इन हुज यूरिसडिक्शन, जिसकी यूरिसडिक्शन में होल और एनी पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएट, ठीक है, जिसकी यूरिसडिक्शन में कोई हिस्सा या पूरी प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है मूवेबल जो है, सही है। अब आगे ये थे जी हमारे जो डिफरेंट सेक्शन 16 के सूट थे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर इम प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डाउट आ जाए या कोई प्रॉपर्टी जो है एक से ज़्यादा कोर्ट के जुरिसडिक्शन में फाइल कर रही है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी, इस सेक्शन 17 और 18 में बताया गया है। वो कह रहे हैं सूट फॉर, अब वो वाला जो हमने देखा था वो हमने मेन हेडिंग पहले बनाई है कि डिफरेंट सूट जो सेक्शन 16 के हैं, फिर हमने उसकी सब हेडिंग्स बना दी हैं सारी, ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन 17 है, वो कह रहे हैं सूट्स फॉर इमोवल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, वेयर इमोवल प्रॉपर्टी सिचुएट, अगर वो कह रहे हैं इमोवल प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द यूरिसडिक्शन ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट की यूरिसडिक्शन में, अ सूट में बी फाइल्ड, वो कह रहे हैं सूट फाइल हो सकता है इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, यानी दो या 2 से ज़्यादा से कह लें कि यूरिसडिक्शन में फाइल कर रही है, दोनों में से किसी भी कोर्ट में हो सकता है। वेयर द पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएट, जहाँ पर प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन जो है ना वो सिचुएट कर रहा है, ठीक है। अब ये मैंने आपके लिए बहुत ईजी वर्डिंग में छोटा सा करके लिख दिया। एक्सेप्शन इसकी क्या है, वही वाली एक्सेप्शन है कि उसको कोड को जिसके पास सूट जाएगा आपने फाइल किया है, ठीक है, उसको कॉग्निजेंस लेने की कारण यूरिसडिक्शन हासिल होनी चाहिए, यानी पिकनर यूरिसडिक्शन उसके पास होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जो वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर की
शुड बी विद इन द कॉग्निजेंस बाय सच कोर्ट, उस कोर्ट के कॉग्निजेंस में होनी चाहिए, ठीक है ना, जिस कोर्ट में आप फाइल कर रहे हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ ए कोर्ट्स आर अनसर्टन, यानी गैर यकीनी है। तो फिर क्या सूरत हाल है, जैसा कि हम बेयर एक्ट में हमने पढ़ा था, वो कह रहे हैं वेयर इट इज़ अनसर्टन, जबकि गैर यकीनी है, फ्रॉम टू और मोर कोर्ट्स, दो या दूसरा कोर्ट में से, इन हुज जुरिसडिक्शन द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट, कि किस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट है। एनी वन ऑफ दोज कोर्ट, फिर वो कह रहे हैं दोनों में से किसी भी कोर्ट में हम फाइल कर सकते हैं सूट, लेकिन कैसे, मे आफ्टर रिकॉर्ड स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट, सही है, उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद के अनसर्टेनिटी है। डिस्पोज ऑफ एनी सूट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, हम कोई भी सूट को जो है ना कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर सकती है। एंड इट्स डिग्री इन द सूट, और उसकी डिग्री जो है उस सूट में इसने डिस्पोज ऑफ उसको किया है, शैल हैव द सेम इफेक्ट, उसका सेम इफेक्ट होगा एज इफ द प्रॉपर्टी वर सिचुएट, जैसा कि प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही थी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, उसी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में जिसने उसको डिस्पोज ऑफ किया है, लेकिन रीज़न रिकॉर्ड करना लाजमी है, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब सेक्शन 19 में वो कह रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट कह लें क्या उन्होंने बताया हुआ है, कोई क्या पॉइंट मेन जो है ना उसने डिस्कस किया है, वो कह रहे हैं सूट फॉर रॉन्ग डन टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी, ठीक है। हमने सेक्शन 16 में जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से सारा पढ़ा था, ठीक है, उसके हवाले से अगर कोई रॉन्ग डन हो गया किसी पर्सन के साथ या इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, अगर वो कह रहे हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी या पर्सन के हवाले से कोई रॉन्ग डन हुआ है तो फिर कहाँ पर फाइल करेंगे, वो कह रहे हैं वेयर रॉन्ग डन टू द पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी रॉन्ग डन हुआ है किसी पर्सन के साथ या मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, ए सूट मे बी ब्रॉड, वो कह रहे हैं कि सूट लेके आया जा सकता है, वेयर द रॉन्ग इज कमिटेड, जहाँ पर रॉन्ग कमिट हुआ है, और वेयर डिफेंडर रिजाइड, यहाँ पर डिफेंडर रिजाइड कर रहे हैं, दो जगह पर जो है ना मूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन के हवाले से हम सूट को कर सकते हैं, जहाँ पर जो है ना वो किसी पर्सन या मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग डन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डिफेंडर जो है ना वो रिजाइड कर रहा है। नेक्स्ट सेक्शन 20 में वो कह रहे हैं कौन से सूट उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है, और कौन सी चीज़ें हैं जिसके हवाले से हम जो है ना वो सूट कर सकते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं अदर सूट्स, वो कह रहे हैं वो अदर सूट्स जो हैं, यानी कि जो सेक्शन 16 से लेके 19 तक हमने पढ़ लिए हैं, इनके अलावा जो सूट्स हैं फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी पर्सन के हवाले से या मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, उनको हम कहाँ पर फाइल करेंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं ऑल अदर सूट्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड, इसके अलावा तमाम सूट जो है ना उनको इंस्टीट्यूट किया जाएगा इन ए कोर्ट इन हु जुरिसडिक्शन, उस कोर्ट में जिसकी जुरिसडिक्शन में द डिफेंडेंट, कोई भी डिफेंडेंट, और ईच ऑफ द डिफेंडेंट, या बहुत सारे डिफेंडेंट में से कोई एक, एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड, परमानेंटली या टेम्परेरी रिजाइड कर रहा है, और कैरीज ऑन बिजनेस, या अपना बिजनेस कैरी कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली मतलब परमानेंटली, ठीक है, वॉलंटरली मतलब आर्जी तौर पर रह रहा है, और एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ जो है, ठीक है, वो एक जगह पर रह रहे हैं, एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो जहाँ पर कुछ डिफेंडेंट्स रह रहे हैं, एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस, तो वो भी वो कह रहे हैं कि सूट अपना वहाँ पर फाइल कर सकते हैं। एक्सेप्शन है इसकी एक, वो कह रहे हैं वेयर देयर इज मोर देन वन डिफेंडेंट, यानी बी क्लॉज की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं, सॉरी दोनों की बात ही कर रहे हैं, ए और बी की दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी आप कह लें एक से ज़्यादा ही हैं, ठीक है, लेकिन बी क्लॉज में सिर्फ ये डिफरेंस है कि ए क्लॉज में है कि एक डिफेंडेंट कोई रह रहा है किसी जगह पर, ठीक है, और बी क्लॉज में है कि एक से ज़्यादा डिफेंडेंट किसी जगह पर रह रहे हैं, ठीक है। अगर फिर देयर इज़ मोर देन वन डिफेंडेंट आइदर द लीव ऑफ द कोर्ट, अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, ठीक है, तो या तो कोर्ट की इजाज़त दरकार होगी जहाँ पर हम वो फाइल करना चाह रहा है डिफेंडेंट, और द कंसेंट ऑफ अदर डिफेंडेंट्स शुड रिक्वायर, या वो कह रहे हैं कि जो दूसरे डिफेंडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी रजामंदी जो है ना वो लाजमी है। आगे सी क्लॉज है द काज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइज, ठीक है,
या वो कह रहे हैं कि अदर सूट्स जो है ना वहाँ पर लाई करेंगे मूव प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन के हवाले से, यहाँ पर कोई काज ऑफ एक्शन होली या पार्टली अराइज हुई है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग जो है कि जब भी हम कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पर ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे तो कहाँ पर फाइल करेंगे और कैसे फाइल करेंगे, और उसका कह लें कि टाइम पीरियड क्या है, किस वक्त हम फाइल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं ऑब्जेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन जुरिसडिक्शन के हवाले से शैल बी अलाउड ओनली, वो उस वक्त अलाउ होगा सिर्फ इफ़ इट इज़ रेज्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, अगर उसको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे जो है ना वो रेज किया जाए, एंड इन ऑल केसेस, और उन तमाम केसेस में वेयर इश्यूज आर सेटल, जिसमें इश्यूज सेटल होते हैं, एट और बिफोर सच सेटलमेंट, सेटलमेंट के मौका पर या उससे पहले जो है ना वो उसको हम रेज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो है ना वो कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगी। हाँ, एक सूरत में कर सकती है, वो क्या है कि अनलेस देयर हैज़ बीन ए कंसीक्वेंस ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस, अगर कह लें कि जैसे फेलियर ऑफ जस्टिस का आज हो रहा है तो फिर जो है ना वो बाद वाली स्टेज पे भी ऑब्जेक्शन को कोर्ट जो है ना वो कह लें कि सुन सकती है। ठीक है, तो ये थी जी हमारी असाइनमेंट। मैंने आपके लिए बड़े ही इजी वर्डिंग में बना के इसको कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर आपके लिए लिख दिया है। आई होप सो आपको इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, कोई भी अगर आपकी क्यूरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पे हम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप नहीं आप मुझको मेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी आपको जल्द से जल्द जो है ना वो गाइड किया जाए और आपके कह लें कि क्वेश्चन का जो है ना वो रिप्लाई किया जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।